हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दीजिए। ठीक है, ये गद्यांश है और इस 1 से 5 तक का हमको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि शिशुओं को निर्भीक व सच्चरित्र व्यक्ति किस प्रकार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रकृति से परिचित करा के, ऑप्शन बी है महापुरुषों की कहानियां सुना के, ऑप्शन सी है जंगली जानवरों की कहानियां सुनाकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं। तो मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, परंतु फिर भी इसका बहुत कुछ निर्माण माता पिता और स्वयं पर निर्भर करता है। शैशवावस्था में शिशुओं को उच्च चरित्र व साहस की कहानियां सुनाकर उसे निर्भीक व सचरित्र व्यक्ति के रूप में ढाला जा सकता है। क्या करके? तो महापुरुषों की कहानियां सुनाकर। क्या है यहाँ पे कि शिशुओं को उच्च चरित्र व साहस की कहानियां सुनाकर उन्हें निर्भीक व सचरित्र व्यक्ति के रूप में ढाला जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि एक व्यक्ति महापुरुष कब कहलाता है। एक व्यक्ति महापुरुष कब कहलाता है? तो ऑप्शन है जब वह विपरीत परिस्थितियों में साहस खो जब वह विपरीत परिस्थितियों में साहस खो बैठे या बैठता है। ऑप्शन बी है जब वह सुखद परिस्थिति में रहता है, ऑप्शन सी है जब वह घबरा जाता है और ऑप्शन डी है जब वह विपरीत परिस्थिति पर पुनः नियंत्रण कर लेता है। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं और फिर इसका भी आंसर देते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि वायु वातावरण का प्रभाव बालक के मन पर है। हमें ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए मन सशक्त बन सके। का कई परिस्थितियां बालक का कई परिस्थितियां मनुष्य को झुकने के लिए विवश कर देती हैं। विपरीत परिस्थितियों में बड़े बड़े व्यक्ति साहस खो बैठते हैं। लक्ष्मण को मूर्छित होता देख राम भी घबरा गए थे। बच्चों को भूख से बिलखते देख राणा प्रताप तक के साहस खो बैठे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक महान पुरुष कब कहलाता है? तो एक महान पुरुष क्या है कि जब वह विपरीत परिस्थितियों को पुनः नियंत्रण कर ले, तब वो क्या कहलाता है? यह एक महान पुरुष कहलाता है। क्या पे? तो यहाँ पे फिर आगे पढ़ते हैं कि परंतु वे शीघ्र ही इस पर काबू पा गए, फलतः महापुरुष कहलाए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब वह विपरीत परिस्थितियों को पुनः नियंत्रण कर लेते हैं तो क्या कहलाते हैं? एक महापुरुष कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मन के हारने के पीछे क्या कारण हो सकता है। मन के हारने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन ए है सुख की चाह, ऑप्शन बी है शांति की आशंका, ऑप्शन सी है भय और विपत्ति की आशंका और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। तो मन के हारने के पीछे भय और विपत्ति की आशंका है। यहाँ पे क्या दिया है कि मन के हारने के पीछे भय और विपत्ति की आशंका है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि मकड़ी अनेक बार असफल होने पर भी अंततः ऊपर चढ़ने में सफल होती है। इससे क्या सीख मिलती है? ठीक है, तो ऑप्शन है मन को सदैव आशावान बनाए रखना चाहिए, ऑप्शन बी है प्रयास करना बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन सी है सफल होने के लिए असफल होना आवश्यक है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फिर आगे पढ़ते हैं कि पीछे भय की विपत्ति और आशंका होती है। मनुष्य स्वभाव से शांतिप्रिय तथा सुखेच्छु होता है। निरंतर संघर्ष को झेलने से उसका मन हारने लगता है। शरीर कष्टों को तब तक सहता है जब तक उसकी मानसिक शक्ति स्थिर रहती है। शरीर एवं मानसिक रोग उसे जकड़ लेते हैं। मन को सदैव आशावान बनाए रखना चाहिए। किंग ब्रूस एंड स्पाइडर की कहानी हमें बताती है कि मकड़ी अनेक बार असफल होने पर भी अंततः ऊपर चढ़ने में सफल हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि मन को सदैव आशावान बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो ऑप्शन ए है कि मनुष्य का स्वभाव। क्या है? मनुष्य का स्वभाव है यहाँ पे। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की शांति, ऑप्शन सी है मनुष्य की मन की शांति और ऑप्शन डी है विपरीत परिस्थिति। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा मन की शांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि निम्न श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द का सही अर्थ है। ठीक है, हमको इस
क्या है, भिन्नार्थ शब्द का सही अर्थ बताना है कि कलावा और कलेवा का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है मखाना खेती, ऑप्शन बी है हल नाश्ता, ऑप्शन सी है लाल धागा हल, और ऑप्शन डी है लाल धागा नाश्ता। तो कलावा का अर्थ क्या होता है? तो कलावा का अर्थ होता है लाल धागा, लाल धागा। अब कलेवा का अर्थ क्या होता है? तो कलेवा का अर्थ होता है नाश्ता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लाल धागा नाश्ता, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का प्रयोग सकर्मक क्रिया के रूप में हुआ है? ठीक है, किस वाक्य का प्रयोग सकर्मक क्रिया के रूप में हुआ है वो बताना है। तो ऑप्शन है ज्ञान आजकल पढ़ रहा है, ऑप्शन बी है माधव लेटकर लिखता है, ऑप्शन सी है कबूतर बाज कबूतरों को उड़ाते हैं, और ऑप्शन डी है रजनी शाम को खेलती है। तो इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी हुई? तो इसमें सकर्मक क्रिया होगी कि कबूतरबाज कबूतरों को उड़ाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है मूल, ऑप्शन बी है मूल धातु, ऑप्शन सी है व्युत्पत्ति, और ऑप्शन डी है धातु। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है भोजन ग्रहण करना, ऑप्शन बी है इज्जत बचा लेना, ऑप्शन सी है यश पाना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि संकल्प लेना। क्या है? संकल्प लेना बीड़ा उठाने का मुहावरे का अर्थ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? संकल्प लेना कहीं नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है खून सूखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खून सूखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है डर जाना, ऑप्शन बी है मर जाना, ऑप्शन सी है रक्त का थक्का बन जाना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो खून सूखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो खून सूखना मुहावरे का अर्थ होगा डर जाना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्य में से संयुक्त वाक्य की पहचान करें। ठीक है, संयुक्त वाक्य बताना है कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए अटल जी ने कहा था कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार है, ऑप्शन बी नर्तकी ने आकर्षण भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, ऑप्शन सी है बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक है जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया है, और ऑप्शन डी है विमान में खराबी थी फलतः दुर्घटना हो गई और चालक मारा गया। तो इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है हमको बताना है। तो कौन सा होगा? तो इसमें संयुक्त वाक्य होगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। क्या है? विमान में खराबी थी फलतः दुर्घटना हो गई और चालक मारा गया। ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अटल जी ने कहा था कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, ये कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। फिर नर्तकी ने आकर्षक भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, इसमें क्या है? ये सरल वाक्य है, एक सरल वाक्य है। और बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया, ये भी क्या है? ये भी मिश्र वाक्य है, ये भी मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, संयुक्त वाक्य। अगला है बढ़ई ने मेज ठीक बनाया वाक्य में किस निपात का प्रयोग हुआ है? बढ़ई ने मेज बनाया वाक्य में किस निपात का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है बलवाचक निपात, ऑप्शन बी है स्वीकारवाचक निपात, ऑप्शन सी है अवधारणावाचक निपात, और ऑप्शन डी है तुलनात्मक निपात। तो बढ़ई ने मेज ठीक बनाया, इसमें कौन सा निपात है? तो ये होगा कि अवधारणा वाचक निपात। ठीक है, अवधारणा वाचक निपात होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है गांधी जी के चित्र को मत उतारो वाक्य में किस निपात का प्रयोग हुआ है? गांधी जी के चित्र को मत उतारो वाक्य में किस निपात का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है बलवाचक निपात, ऑप्शन बी है निषेधवाचक निपात, ऑप्शन सी है नकारात्मक वाचक निपात, और ऑप्शन डी है सम्मानवाचक निपात। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मत लिखा है, तो यहाँ पे क्या है? ये निषेधवाचक निपात है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से तालु से बोला जाने वाला वर्ग है, तालु से बोला जाने वाला वर्ग बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए क वर्ग, ऑप्शन बी है च वर्ग, ऑप्शन सी है ट वर्ग, और ऑप्शन डी है त वर्ग। ठीक है,
तो तालु से कौन सा वर्ग बोला जाता है? तो ये है क्या? च वर्ग। क्या है ये? तालु से बोला जाता है। ठीक है। क वर्ग किससे बोला जाता है? तो क वर्ग कंठ से बोला जाता है। ट वर्ग किसके बोला जाता है? त वर्ग मूर्धा से। और त वर्ग दंत से बोला जाता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं को बताना है। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं? कौन कौन से? तो एक होता है य, र, ल और व। ये क्या है? ये सब अंतस्थ व्यंजन है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण बताना है कि कौन सा अघोष वर्ण है। तो ऑप्शन ए है त, ऑप्शन बी है य, ऑप्शन सी है ब और ऑप्शन डी है ह। तो अघोष वर्ण कौन सा होगा इसमें? तो इसमें अघोष वर्ण होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है? तो क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित वर्णों में से कौन मूर्धन्य से नहीं बोला जाता? ठीक है। हमको बताना है कि कौन मूर्धन्य से नहीं बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है री, ऑप्शन बी है ढ, ऑप्शन सी है स और ऑप्शन डी है स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मूर्धन्य से नहीं बोला जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि सालाछादन का सही संधि विच्छेद है। सालाछादन का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन ए है साला प्लस छादन, ऑप्शन बी है साला प्लस आच्छादन, ऑप्शन सी है साल प्लस आच्छादन और ऑप्शन डी है सालास प्लस छादन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो सालाछादन में क्या है? कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? साला प्लस छादन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है वाक प्लस हरि किसका संधि विच्छेद है? वाक प्लस हरि किसका संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन ए है वाघ हरि, ऑप्शन बी है वाक हरि, ऑप्शन सी है वाघ घर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो वाघ हरि का किसका संधि विच्छेद है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए है व्यय प्लस आम, ऑप्शन बी है वी प्लस आयाम, ऑप्शन सी है व्यय प्लस आम और ऑप्शन डी है वी प्लस आयाम। तो व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यायाम का संधि विच्छेद होगा वी प्लस आयाम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। स्त्रीलिंग बताना है कि कौन स्त्रीलिंग होगा। तो ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी है रुपया, ऑप्शन सी है धनिया और ऑप्शन डी है दंडक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है? तो इसमें होगा कौन सा? तो ये होगा, ये दंडक नहीं है, ठंडक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये ठंडक है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठंडक क्या है? ये ठंडक ये स्त्रीलिंग है। बाकी ये तीनों क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। जनता स्त्रीलिंग शब्द है। अब दूसरा है पकवान एक पुल्लिंग शब्द है। उपयुक्त में से सत्य असत्य तथ्य की पहचान करें। ठीक है। तो जनता क्या है यहाँ पे? जनता, जनता में क्या है? जनता स्त्रीलिंग है। ये क्या है? ये सत्य है। पकवान एक पुल्लिंग शब्द है। क्या ये भी एक सत्य है। ठीक है। पकवान क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। तो हमको बताना है कि असत्य तथ्य कौन सा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें कोई असत्य नहीं है। तो न तो एक और न ही दो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में किस शब्द में अपदान तत्पुरुष समास है? ठीक है। अपदान तत्पुरुष समास किसमें है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए शोकाकुल, ऑप्शन बी दुखार्त, ऑप्शन सी है पतित पावन और ऑप्शन डी है कर्ज मुक्त। तो अपदान तत्पुरुष इसमें किसमें है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। कर्ज मुक्त क्या है? कर्ज मुक्त में अपादान तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निधड़क में कौन सा समास है? निधड़क में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए कर्मधारय है, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो कौन सा समास होगा इसमें? तो निधड़क में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वाक्य के विधेय भाग में कौन सा शामिल नहीं होता है? एक वाक्य के विधेय भाग में कौन शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी है क्रिया का पूरक, ऑप्शन सी है क्रिया और ऑप्शन डी है कर्ता का विस्तार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो वाक्य के विधेय भाग में कौन शामिल नहीं होता है? तो कर्ता का विस्तार। ऑप्शन नंबर डी ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। उसके बार बार रोने से संदेह पैदा हो गया। उसके बार बार रोने से संदेह पैदा हो गया में कर्ता शब्द की पहचान करें। ठीक है, बताना है कि इसमें कर्ता कौन है। तो ऑप्शन ए उसने, ऑप्शन बी है उसके बार बार रोने से, ऑप्शन सी है संदेह और ऑप्शन डी है रोने में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसके बार बार रोने से संदेह पैदा हो गया, इसमें हमको कर्ता बताना है। तो कर्ता कौन सा होगा? तो ये होगा कि उसके बार बार रोने से, इसमें कर्ता शब्द होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अराती अ- अराती आरती शब्द युग्म का अर्थ क्या है? अराती आरती शब्द युग्म का अर्थ क्या है बताना है। तो ऑप्शन ए शत्रु विराम, ऑप्शन बी है रात्रि पूजा, ऑप्शन सी है निरोग जीवन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अराती का मतलब क्या होता है? तो अराती का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, शत्रु या दुश्मन। और आरती का मतलब क्या होता है? तो विराम या विराम या रोक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है प्रशंसा का पर्याय कौन नहीं है? प्रशंसा का पर्याय कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए है श्लाघा, ऑप्शन बी है स्तवन, ऑप्शन सी है संख्य और ऑप्शन डी है प्रशस्ति। प्रशस्ति। तो प्रशंसा का पर्यायवाची कौन नहीं है पर्याय इसमें? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सख्य क्या है? ये प्रशंसा का पर्याय नहीं है। ठीक है, ये किसका पर्याय है? तो ये मोह का है। ठीक है, मोह, प्रेम, आसक्ति, ये इसका पर्याय है। ठीक है, विचारणा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ऑप्शन ए है अना, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन सी है अरणा और ऑप्शन डी है अड़ा। तो विचारणा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो विचारणा में क्या है? अना प्रत्यय लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है तन्मय में उपसर्ग। तन्मय में से उपसर्ग को अलग करें। ठीक है, तन्मय में से हमको उपसर्ग बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है तन, ऑप्शन बी है तद, ऑप्शन सी है तम और ऑप्शन डी है तत्व। तो तन्मय में उपसर्ग क्या है? तो तन्मय का होता है कि तत्व प्लस मय। तो उपसर्ग कौन सा हुआ? तो यह हुआ तत्व उपसर्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला है रस्सी का सांप बन गया। रस्सी का सांप बन गया कहावत का अर्थ, कहावत का अर्थ है। ठीक है, रस्सी का सांप बन गया, इस कहावत का अर्थ बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए व्यर्थ वस्तु से काम की वस्तु बना लेना, ऑप्शन बी है बात का बतंगड़ बन गया, ऑप्शन सी है भ्रम पैदा हो जाना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रस्सी का सांप बन गया, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा कि रस्सी का सांप बन गया यानी बात का बतंगड़ बन गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है कि यौवन का विलोम शब्द क्या है? यौवन का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए है शैशव, ऑप्शन बी है वार्धक्य, ऑप्शन सी है कुरूप और ऑप्शन डी है लड़कपन। तो यौवन का विलोम क्या होगा? तो यौवन का विलोम होगा वार्धक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है प्रशांत का विलोम क्या होगा? प्रशांत का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है उद्भ्रांत, ऑप्शन सी है समन और ऑप्शन डी है विश्रांत। तो प्रशांत का विलोम क्या होगा? तो प्रशांत का विलोम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उद्भ्रांत। ठीक है, उद्भ्रांत क्या होगा? ये प्रशांत का विलोम होगा। अगला है कि जिसकी नाप तोल ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी नाप तोल ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी है अप्रमेय, ऑप्शन सी है अमापेय और ऑप्शन सी है
ऑप्शन सी और ऑप्शन डी असंख्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसकी नापतोल ना हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अपरिमेय बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रमेय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं। और असंख्य क्या है? तो जिसकी जिसकी संख्या न हो सके उसे हम असंख्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी है ईशान, ऑप्शन सी है वायव्य और ऑप्शन डी है नैऋत्य। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच के समय बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम नैऋत्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आग्नेय किसे कहते हैं? तो आग्नेय दक्षिण या पूरब दक्षिण के दक्षिण और पूर्व की दिशा को। ठीक है, ईशान किसे कहते हैं? तो ईशान है कि उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। ठीक है, वायव्य, वायव्य किसे कहते हैं? तो उत्तर और पश्चिम की दिशा को क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो के लिए एक शब्द होगा। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए आजीविका, ऑप्शन बी है तदर्थ जीविका और ऑप्शन बी है तिलस्मी जीविका और ऑप्शन डी है तज्जीविका। तो ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे हम तदर्थ जीविका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है एड का किसका तत्सम रूप है? एड का किसका तत्सम रूप है? तो ऑप्शन ए है भेड़, ऑप्शन बी है भैंस, ऑप्शन सी है गधा और ऑप्शन डी है बैल। तो एड का किसका तत्सम रूप है? तो एड का है क्या? भेड़ का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है चीनी का तत्सम रूप क्या होगा? चीनी का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए है सीता, ऑप्शन बी है शक्कर, ऑप्शन सी है चीनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चीनी का तत्सम रूप क्या होगा? तो चीनी का तत्सम रूप होता है सीता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि कौन सा तद्भव तत्सम सही सुमेल नहीं है? ठीक है, कौन सा तद्भव तत्सम सही सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन ए अरहर आढ़की, ऑप्शन बी है बाजरा प्रियंगु, ऑप्शन सी है ज्वार यवनाल और ऑप्शन डी है चना चढ़। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सुमेल नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी चना और चढ़। ये क्या है? चना का क्या होता है? चना का होता है चणक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अशुद्ध वर्तनीय वाले शब्द की पहचान करें। अशुद्ध वर्तनीय वाले शब्द की पहचान करें। तो ऑप्शन ए बाहुल्यता, ऑप्शन बी है पृथक, ऑप्शन सी है चक्षु रोग और ऑप्शन डी है अग्निहोत्र। तो इसमें अशुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है? इसमें अशुद्ध कौन सा है वो हमको बताना है। तो कौन सा अशुद्ध है? तो बाहुल्यता क्या है? ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा बहुलता। इसका शुद्ध रूप बहुलता होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। ठीक है, अशुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है और ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, ऑप्शन सी हजार वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी और ऑप्शन डी है यह स्त्री भाग्यवती है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें अशुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। ठीक है, ये क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं हम।
अगला है निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है कि सविता हिंदी की शोधार्थिनी है। ऑप्शन बी अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। ऑप्शन सी है मैं सारी रात भर जागता रहा। और ऑप्शन डी है माला धीरे धीरे गा रही है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? माला धीरे धीरे गा रही है। ये क्या है? ये शुद्ध वाक्य है। चलिए अगला है अशुद्ध शब्द की पहचान करें। ठीक है, अशुद्ध शब्द बताना है कि इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है अपनुहित, ऑप्शन बी है कुतूहल, ऑप्शन सी अनुगृहित और ऑप्शन डी अभ्यांतरिक। तो इसमें अशुद्ध वाक्य अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए। क्या है ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा अपन अपहन नुति। ठीक है, ये इसका क्या है? शुद्ध रूप है। अगला है प्रबंध चिंतामणि किसकी कृति है? प्रबंध चिंतामणि किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए मेरुतुंग, ऑप्शन बी है जगनिक, ऑप्शन सी है आशुग और ऑप्शन डी है दामोदर शर्मा। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी कृति है? तो ये है मेरुतुंग की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि कश्मीर सुषमा काव्य के रचनाकार कौन है? कश्मीर सुषमा काव्य के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है मुकुट धर पांडे, ऑप्शन बी अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन सी है श्रीधर पाठक और ऑप्शन डी जगन्नाथ रत्नाकर। तो कश्मीर सुषमा काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये है श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निर्वाचन आयोग के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? निर्वाचन आयोग के लिए सही अंग्रेजी शब्द, तो ऑप्शन है कि इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी है यहाँ पे इलेक्शन नहीं, यहाँ पे इलेक्शन की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। फिर ऑप्शन सी है कि इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे देखिए कि स्पेलिंग की त्रुटि है तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में डबल एम होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या है? ये सही लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है? तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन सही लिखा गया है और यहाँ पे भी डबल एस होगा तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है तुम सफल होने वाले हो के लिए सही अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? तुम सफल होने वाले हो के लिए हमको अंग्रेजी इसका रूपांतरण करना है। तो ऑप्शन ए यू मे बी सक्सेस, ऑप्शन बी है यू शैल बी सक्सीड, ऑप्शन सी है यू मस्ट बी सक्सेस और ऑप्शन सी है यू आर टू सक्सीड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुम सफल होने वाले हो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यू आर टू सक्सीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द की पहचान करें। ठीक है, विशेषण बताना है कि इसमें विशेषण कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए हिंसा, ऑप्शन बी है क्षुधा और ऑप्शन सी है शैव और ऑप्शन डी है स्तुति। तो इसमें विशेषण शब्द क्या होगा? तो इसमें विशेषण शब्द होगा कौन सा? शैव। क्या है? ये विशेषण शब्द है। ठीक है, शैव क्या है? ये विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है राम खाना खाया और चला गया वाक्य में किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है? राम खाया, राम खाना खाया और चला गया वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए संबंध बोधक, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा क्या है? संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सॉरी, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? तो ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम और 1892, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? तो ये पड़ी थी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में गठित भारत में अंतरिम सरकार
में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, 1996 में गठित भारत के अंतरिम सरकार में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी माउंट बेटन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ? अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु मूडी मैन कमेटी का गठन किस वायसराय के समय किया गया था? ठीक है, द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु मूडी मैन कमेटी का गठन किस वायसराय के समय किया गया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो द्वितीय और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है मुस्लिम लीग ने किस मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद सीधी कार्रवाई दिवस का आयोजन किया था? ठीक है, मुस्लिम लीग ने किस मिशन प्रस्ताव या योजना को अस्वीकार करके करने के बाद सीधी कार्रवाई दिवस का आयोजन किया था? तो ऑप्शन ए भारत छोड़ो प्रस्ताव, ऑप्शन बी है CR फार्मूला, ऑप्शन सी है बेबेल योजना और ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि बेबेल योजना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 9 जुलाई 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को स्वीकार किया, किंतु मुस्लिम लीग ने इसको क्या किया? इसको अस्वीकार किया और 16 अगस्त 1946 को क्या है? सीधी कार्रवाई दिवस का आयोजन किया। ठीक है, अगला है ए नेशन इन मेकिंग किसकी आत्मकथा? ए नेशन इन मेकिंग किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है पट्टा भी सीतारामैया, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो अ नेशन इन मेकिंग किसकी आत्मकथा है? तो अ नेशन इन मेकिंग ये क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संगीत की धुनों में सर्वप्रथम किसने बांधा? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संगीत की धुनों में सर्वप्रथम किसने बांधा? तो ऑप्शन ए पन्नालाल घोष, ऑप्शन बी यदुनाथ भट्टाचार्य, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी यदुनाथ भट्टाचार्य क्या थे? जिन्होंने सर्वप्रथम वंदे मातरम को संगीत के धुनों में बांधा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है नील दर्पण नाटक के नाटककार कौन थे? नील दर्पण नाटक के नाटककार कौन थे? तो ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है दीनानाथ मिश्र और ऑप्शन डी है गोपाल हरि देशमुख। तो नील दर्पण नाटक के नाटककार कौन थे? तो ये थे दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है ऋग्वैदिक काल में गोबर की खाद के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? ठीक है, ऋग्वैदिक काल में गोबर की खाद के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो ऑप्शन ए है उस्त उस्त दर, ऑप्शन बी है ब्रिक, ऑप्शन सी है कुल्पा और ऑप्शन डी है करीब। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये करीब नहीं है, ये करीस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, करीस। क्या है? ऋग्वैदिक काल में गोबर की खाद के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? करीस है। अगला है महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रथम प्रधान किसे बनाया गया? ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रथम प्रधान किसे बनाया गया? तो ऑप्शन ए इंद्रभूति, ऑप्शन बी है सुधर्मन, ऑप्शन सी है भद्रबाहु और ऑप्शन डी है महाकश्यप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा कि कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन? सुधर्मन को क्या है? प्रथम प्रधान बनाया गया था किसके बाद? महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है सल्तनत काल में दीवान इस्तिहाक किस विभाग का नाम था? सल्तनत काल में दीवान इस्तिहाक किस विभाग का नाम था? तो ऑप्शन ए दान विभाग, ऑप्शन बी है वित्त विभाग, ऑप्शन सी पत्रचार विभाग और ऑप्शन डी है पेंशन विभाग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो दीवान इस्तिहाक क्या था? पेंशन विभाग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन ए अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी
उतारकिन का दरवाजा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश। और ऑप्शन डी है लाल महल बलबन। तो इसमें सुमेल कौन सा है, असुमेल कौन सा नहीं है, वो बताना है। तो ये है उतारकिन का दरवाजा। क्या है ये, कुतुब मीनार ने नहीं बनवाया था, किसने बनवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। क्या था, इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा लिए जाने वाले शपथ ग्रहण तथा प्रतिज्ञान का प्रतिरूप किस अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा लिया जाने वाला शपथ ग्रहण तथा प्रतिज्ञान का प्रतिरूप किस अनुसूची में वर्णित है। तो ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी है पांचवी अनुसूची और ऑप्शन डी है छठी अनुसूची। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरी अनुसूची। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय तथा क्या है तीसरी अनुसूची में कि इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसदों तथा विधायकों द्वारा लिए जाने वाले शपथ तथा प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। किसमें, तो तीसरी अनुसूची में। ठीक है, अगला है भारत का महान्यायवादी संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत का महान्यायवादी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 66, ऑप्शन बी अनुच्छेद 73, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो भारत का महान्यायवादी संबंधी प्रावधान किस में है, तो ये अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए न्यायमूर्ति दीनदयाल सरकारिया, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति जितेंद्र नाथ सरकारिया, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति राजमन्नार सरकारिया और ऑप्शन डी न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन कौन अध्यक्ष थे, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो ऑप्शन ए 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूरा हो, ऑप्शन बी है 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो और ऑप्शन डी है 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है ग्रीन गोल्ड क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। तो ऑप्शन ए मोटे अनाज का उत्पादन, ऑप्शन बी है कपास का उत्पादन, ऑप्शन सी है बागवानी उत्पादन और ऑप्शन डी है चाय उत्पादन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, तो ये चाय उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही होगा। मोटे अनाज का उत्पादन किससे है, तो ये मूक क्रांति से है, मूक क्रांति से है। ठीक है, कपास उत्पादन के लिए व्हाइट क्रांति है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में ईसाई जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, ईसाई जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है वो बताना है। तो ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो सबसे ज्यादा ईसाई किस देश में है, तो ये है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली नेफ्ट का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, नेफ्ट का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन ए नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन सी है नेट इंटर बैंकिंग फ्री ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है 15 अगस्त को भारत के अलावा और कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, 15 अगस्त को भारत के अलावा कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो ऑप्शन ए है नाइजीरिया, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है कांगो और ऑप्शन डी है केन्या। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें,
तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। कांगो क्या है, 15 अगस्त को भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला है एडोल्फ हिटलर का जन्म स्थान वर्तमान में किस देश में पड़ता है, बताना है। तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी पोलैंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एडोल्फ हिटलर का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में ऑस्ट्रिया में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्तमान में वो ऑस्ट्रिया में, एडोल्फ हिटलर कहाँ था? जर्मनी का तानाशाह था। ठीक है। अगला है सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है टोडरमल, ऑप्शन सी है अबुल फजल और ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम खान खाना। तो सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो ये थे टोड तो ये है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टोडरमल। ठीक है। टोडरमल सम्राट अकबर के क्या थे? राजस्व मंत्री थे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक एकात्म मानववाद के प्रथम प्रतिपादक किसे माना जाता है? एकात्म मानववाद के प्रथम प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है माधव सदाशिव गोलवलकर और ऑप्शन डी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो एकात्म मानववाद के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है? ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा देश स्थित है ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन ए लिंचेस्टीन, ऑप्शन बी है इस्वातिनी और ऑप्शन डी है लग्जमबर्ग, ऑप्शन डी है सूरीनाम। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश कौन सा है इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्वातिन क्या है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला है अजोर्स द्वीप समूह पर किसका अधिकार है? अजोर्स द्वीप समूह पर किसका अधिकार है? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो अजोर्स द्वीप समूह पर किसका अधिकार है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी क्या है? पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है तनामी मरुस्थल किस महाद्वीप में अवस्थित है? तनामी मरुस्थल किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया और ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो तनामी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है बेतवा नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश में किस जिले में मिलती है? बेतवा नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश में किस जिले में मिलती है? तो ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी है जालौन, ऑप्शन सी है फतेहपुर और ऑप्शन डी है बांदा। तो कहाँ मिलती है बेतवा नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश में? तो ये हमीरपुर मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कौन सी नदी उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा का निर्धारण नहीं करती है? ठीक है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा का निर्धारण नहीं करती है? तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है घाघरा और ऑप्शन डी है फल्गु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फल्गु नदी है वो क्या करती है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सॉरी डी सही होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अगला है एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ऑप्शन ए हाथरस, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है बलरामपुर और ऑप्शन डी है आगरा। तो कहाँ पे है? तो एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पे है? आगरा में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कौन सा द्वीप समूह हिंद महासागर में अवस्थित है? ठीक है। कौन सा द्वीप समूह हिंद महासागर में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए रीयूनियन द्वीप, ऑप्शन बी है सोसाइटी द्वीप समूह, ऑप्शन सी है सेंट हेलेना द्वीप और ऑप्शन डी है फाकलैंड द्वीप समूह। तो हिंद महासागर में अवस्थित कौन द्वीप समूह या द्वीप है, बताना है कौन अवस्थित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा रीयूनियन द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ पे है? तो ये हिंद महासागर
में अवस्थित है। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ पे है? तो ये है दक्षिण अटलांटिका महासागर में है। दक्षिण अटलांटिका महासागर में। ठीक है। हे- हेलेना द्वीप समूह कहाँ है? तो हेलेना द्वीप समूह भी यहीं पे है, दक्षिण अटलांटिका महासागर में। ठीक है। सोसाइटी द्वीप समूह कहाँ है? तो सोसाइटी द्वीप समूह है दक्षिण प्रशांत महासागर में। क्या है ये? यहाँ पे दक्षिण प्रशांत महासागर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम क्या है? अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम बताना है तो ऑप्शन ए पेसियो, ऑप्शन बी है सूके, ऑप्शन सी है बोलीवर और ऑप्शन डी है क्रूजेरो। तो अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका नाम है पेसो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कौन सा विटामिन साग सब्जियों में नहीं पाया जाता? कौन सा विटामिन साग सब्जियों में नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी 3, ऑप्शन सी है विटामिन बी 2 और ऑप्शन डी है विटामिन बी 12। तो कौन सा विटामिन है जो साग सब्जियों में नहीं पाया जाता? तो यह है ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी 12 है जो साग सब्जियों में नहीं पाया जाता। अगला है जंतुओं के शरीर पर सर्दी के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतुओं के शरीर पर सर्दी के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए क्रेनियोलॉजी, ऑप्शन बी है क्रायोलॉजी, ऑप्शन सी क्रायोजेनिक्स और ऑप्शन डी है कोल्डोलॉजी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये होगा क्रोयोजेनिक्स। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है हर सी हर पीस, ऑप्शन सी है रेबीज और ऑप्शन डी है डिप्थीरिया। तो कौन इसमें विषाणु जनित रोग नहीं है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है डिप्थीरिया। क्या है ये? विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है पेट्रोलियम में मोम कितने कितने प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, पेट्रोलियम में मोम वैक्स कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ऑप्शन ए 20% तक, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 5% और ऑप्शन डी है 40%। तो पेट्रोलियम में मोम कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ये है 20%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है तरंग या कण से संबंधित कार्पस्कुलर सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तरंग या कण से संबंधित कार्पस्कुलर सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है आइजक न्यूटन, ऑप्शन बी है हाइजेन, ऑप्शन सी है थॉमस यंग और ऑप्शन डी है मैक्सवेल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किसने दिया था? तो ये आइजक न्यूटन ने दिया था। ठीक है। अगला है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को प्रदेश की राजभाषा कब घोषित की गई? ठीक है, हमको बताना है कि हिंदी को प्रदेश की राजभाषा कब घोषित की गई। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को प्रदेश की राजभाषा कब घोषित की गई? तो ऑप्शन ए अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी अगस्त 1949, ऑप्शन सी है जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है जनवरी 1948। तो कब राजभाषा घोषित की गई थी? तो ये अक्टूबर 1947 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत काली मिट्टी की कलाकृतियां किस जिले का प्रोडक्ट घोषित हैं? ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत काली मिट्टी की कलाकृतियां किस जिले का प्रोडक्ट घोषित है? तो ऑप्शन ए बागपत, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी है बहराइच और ऑप्शन डी है बिजनौर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो काली मिट्टी की कलाकृतियां कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं आजमगढ़ में। वो कहाँ का है? तो ये एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत काली मिट्टी की कलाकृति किस जिले की है? तो ये आजमगढ़ जिले की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? ठीक है, नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो कितने जिले हैं? तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो पहला है महाराजगंज, महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच,
खीरी, पीलीभीत। ठीक है, ये क्या है? ये सब नेपाल से उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? उत्तर प्रदेश का बड़ा जिला क्षेत्रफल में हमको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी है सीतापुर और ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये लखीमपुर खीरी है क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला है कि कुंतेश्वर मंदिर किस जिले में है? कुंतेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो ऑप्शन ए है सीतापुर, ऑप्शन बी है बाराबंकी, ऑप्शन सी है हापुड़ और ऑप्शन डी है मथुरा। तो कुंतेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो ये बाराबंकी में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी है ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन सी है शर्म अल शेख और ऑप्शन डी है मॉन्ट्रियल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्ट्रियल। कहाँ पे हुआ था? तो मॉन्ट्रियल में हुआ था। अगला है कोयला उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? कोयला उत्पादन की दृष्टि में विश्व में भारत का स्थान बताना है। तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है पांचवा। तो कोयला उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान चौथा है, तो ये दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कुशियार नदी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और किस देश के बीच हुआ है? कुशियार नदी के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भारत और किस देश के बीच हुआ है बताना है। तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है म्यांमार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियार नदी के लिए एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है? ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है? तो ऑप्शन ए पीलीभीत, ऑप्शन बी है बिजनौर, ऑप्शन सी है ललितपुर और ऑप्शन डी है चित्रकूट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट जिले में क्या है, चौथा बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा नगरों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा नगरों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी है ऋषिकेश, ऑप्शन सी हापुड़ और ऑप्शन डी है बिजनौर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा बिजनौर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दिल्ली एम्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, दिल्ली एम्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजीव बहल को, ऑप्शन बी है डॉक्टर आर वेंकट रमणी को, ऑप्शन सी है डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव को और ऑप्शन डी है डॉक्टर एम श्रीनिवास को। तो दिल्ली एम्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एम श्रीनिवास को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ऑप्शन ए कौशिक राजशेखर, ऑप्शन बी है तदासी हतोरी और ऑप्शन सी है जेम्स मेनाई और ऑप्शन डी है गुरुस्वामी कृष्ण मूर्ति। तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये कैलाश राजशेखर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड नामक पुस्तक किसकी रचना है? ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए दीप्ति नवल, ऑप्शन बी है नताशा लेहर, ऑप्शन सी है अभिनव चंद्रचूड़ और ऑप्शन डी है प्रीति सिन्हा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक है, रचनाकार है, यह है दीप्ति नवल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।